नमस्कार दोस्तों, आज से हम बात करेंगे एक वीडियो डेली का कोशिश करेंगे कि जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लाने की। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, हो सकता है कि एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में एक एक चैप्टर को लेके आए हैं और चैप्टर वाइज हम इसकी बात करेंगे। जैसे आज का जो पहला चैप्टर है वो अपना है दोस्तों हिंदी भाषा का इतिहास। इसके बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा के इतिहास के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। खासकर से जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है उसके लिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। दोस्तों ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी और करते ही होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसका अंदेशा आपको नहीं होता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है दोस्तों हिंदी भाषा के इतिहास का भी एक पार्ट, दो पार्ट, तीन वीडियो में ये कवर हो और उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा उस वर्णमाला उसको अपन लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और इस वीडियो की दोस्तों खास बात ये रहेगी, इस सीरीज की खास बात ये रहेगी कि मैं जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब करने लायक होंगे उनको मैं अच्छे से डिस्क्राइब भी करूंगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो यहां पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगर दोस्तों मैं इन चारों भाषा परिवार की बात करूं तो ये चारों भाषा परिवार जो है भारत में पाए जाते हैं। ये चारों भाषा परिवार कहां पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक प्रचलित भारत में अगर 100% में से 73% के आसपास जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भारोपीय भाषा परिवार की है। और हिंदी भी किस भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार की है। दोस्तों इस क्वेश्चन को और अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो द्रविड़ आपको पता है दोस्तों दक्षिण भारत में बोली जाती है और भारोपीय उत्तर भारत में, मतलब नॉर्थ इंडिया में। और अगर ऑस्ट्रिक की बात की जाए दोस्तों तो ऑस्ट्रिक जो है दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है। साथ ही चीनी तिब्बती के बारे में आप जानते होंगे कि ये चीन और तिब्बत का है दोस्तों, हिमाचल क्षेत्र में, तो ये हिमाचल क्षेत्र की भाषाएं हो जाएगी, हिमाचल क्षेत्र की भाषाएं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं चार आपके पास, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। दोस्तों अगर यहां बात की जाए तो हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, 14 सितंबर 1949। ऐसा क्यों? दोस्तों 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया, राजभाषा, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था संविधान में। और इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एक और कवर हो जाएगा यहां से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी नहीं है? तो दोस्तों भारत की राजभाषा मिजो, हिंदी, कोंकणी और कन्नड़। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों मिजो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मिजो क्यों है? राजभाषा नहीं है भारत की। ये हिंदी, कोंकणी और कन्नड़ क्या है? संविधान की जो अनुसूची में 22 भाषाएं जो सूचीबद्ध है उन 22 भाषाओं में नहीं आती हैं मिजो। तो इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिजो। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। यहां पर ऑप्शन है आपके पास, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से और वैदिक संस्कृत से। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या आंसर हो जाएगा? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। दोस्तों आपको पता है कि इसका क्रम इस टाइप से हो जाता है कि सबसे पहले आती है लौकिक संस्कृत। अगर दोस्तों इनके सन की बात की जाए तो सन भी हो जाएंगे ये कहां से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर लौकिक के बाद दोस्तों आ जाएगी आपकी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद आ जाएगी दोस्तों आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश। इससे अपभ्रंश से दोस्तों एक जो ट्रांजिटरी लैंग्वेज होती है वो अवहट्ट हो जाएगी और उसके बाद हिंदी का निर्माण होगा। तो यहां पर अवहट्ट ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहाड़ी इलाके में कौन सी बोली जाएगी दोस्तों? छत्तीसगढ़ी दोस्तों जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है, मेवाती मारवाड़ी जो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थानी की है ये। अब दोस्तों आपके पास ऑप्शन बचा गढ़वाली और कुमाऊनी। दोस्तों ये पता है कि गढ़वाली, कुमाऊनी आपकी हिमाचल क्षेत्र की भाषाएं हैं, हिमाचल क्षेत्र की भाषाएं हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाली और कुमाऊनी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाती हैं? देखो, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा। दोस्तों, व्याकरण सम्मत भाषा को मानक भाषा बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज। दोस्तों, यहां पर हिंदी में एक बात ध्यान रखनी है कि मानक भाषा को हिंदी में परिनिष्ठित भाषा बोला जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परिनिष्ठित भाषा, जिसे पढ़े लिखों की भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? भाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? विस्तृत होता है। देखो, आपको पता है कि बोली कुछ छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली होती हैं, और इसके बाद उपभाषा आती है, जिसके अंदर कई सारी बोलियां भी आती हैं, जिसमें साहित्य रचना भी होती हैं, और कई सारी उपभाषाएं मिलाकर क्या बनाती है दोस्तों? भाषा बनाती है, जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, काफी विस्तृत होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विस्तृत। भाषा का क्षेत्र जो होता है वो बोली से भी क्या होता है? विस्तृत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली का संबंध ऑप्शन है आपके पास राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं, क्या हो जाएगा? बघेली का संबंध जो हो जाएगा दोस्तों, वो पूर्वी हिंदी से हो जाएगा। यहां पर दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं आपको, तो पूर्वी हिंदी के अंदर दोस्तों कितनी भाषाएं आती हैं? 3 भाषाएं आती हैं, ए, बी और सी। इस टाइप से याद कर सकते हैं, ए, बी, सी। B4 हो जाएगा बघेली, सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, ए से हो जाएगा दोस्तों अवधी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये किसकी भाषाएं हैं? पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस टाइप से आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा दोस्तों, राजस्थानी के बारे में आपको पता ही है कि राजस्थानी कौन सी भाषा है। राजस्थानी के अंदर मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये सारी भाषाएं राजस्थानी के अंदर आ जाएगी। और पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी आ जाएगी दोस्तों? जो खड़ी बोली है आपकी, कोरबी आ जाएगी, ब्रज भाषा आ जाएगी, मगधी आ जाएगी। तो ये सारी भाषाएं कहाँ आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। ठीक है, और मैथिली और कन्नौजी और ये सब इसमें पश्चिमी हिंदी में दोस्तों एक हरियाणवी की भाषा भी आ जाएगी, बांगरू। क्लियर है? तो इस टाइप से ये आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन है अगला कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये क्वेश्चन दोस्तों आप याद कर सकते हैं, इतिहास का क्वेश्चन भी है, और आपको पता भी होगा कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला ऑप्शन है आपके पास पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भाषा के मूल रूप के ऑप्शन है 4 आपके पास, मौखिक है, लिखित है, मानक है और साहित्यकार है। तो दोस्तों, भाषा का मूल रूप से ये मतलब है कि भाषा का निर्माण का प्रथम चरण क्या है? तो मौखिक है। भाषा सबसे पहले मौखिक रूप से बोली जाती है, लिखित बाद में लिखित रूप से हो जाती है। मानक भाषा आपको पता है शिष्ट लोगों की भाषा है, जो है पढ़े लिखों की भाषा है, और साहित्य की रचना तो बहुत बाद में होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा मौखिक भाषा। भाषा का मूल रूप कौन सा है दोस्तों? मौखिक भाषा आपकी भाषा का मूल रूप हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के ऑप्शन है आपके पास पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। आपको याद हो तो शायद 7वें 8वें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है, जिसके अंदर 5 भाषाएं आती हैं। ठीक है, और आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी के अंदर 3 भाषाएं आती हैं, ए, बी, सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, याद आया हो तो। और इसमें 5 भाषाओं में मैंने आपको बताया भी था कि एक तो कोरबी, जिसको खड़ी बोली बोलते हैं, वो वाली हो जाएगी। एक आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी दोस्तों। ब्रज भाषा के बाद भी आप अगर चाहो तो बांगरू, जो मैंने बोला था कि हरियाणा में बोली जाती है, बांगरू भाषा हो जाएगी। एक और भाषा हो जाएगी दोस्तों कन्नौजी हो जाएगी, और एक भाषा और हो जाएगी दोस्तों बुंदेली। बुंदेली याद रखना है दोस्तों, बुंदेली भी क्या है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही
किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है दोस्तों? ये जो मगही है, ऑप्शन है आपके पास राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। अब दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि राजस्थानी के अंदर आएगी नहीं, राजस्थानी की उपभाषाएं मैंने आपको बता रखी है। पश्चिमी हिंदी की 5 मैंने समझा रखी है, अभी बताई थी, उसमें है नहीं। पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं होती हैं ABC, उसमें भी नहीं है। तो बची हुई आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहारी हो जाएगा। तो दोस्तों बिहारी हिंदी जो है उसकी एक उपभाषा है कौन सी? मगही। दूसरी बात करें दोस्तों तो एक तो भोजपुरी आप जानते होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं हिंदी के बाद। तो भोजपुरी आपकी क्या हो जाएगी? बिहारी हिंदी की भाषा हो जाएगी। एक भाषा और बचती है दोस्तों, मैथिली। ये 3 भाषाएं क्या हैं दोस्तों? बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो आपका आंसर यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे कि ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। आपके ऑप्शन है कोटा बूंदी, अलवर भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो दोस्तों ढूंढाड़ी का एक और नाम अगर आपको पता लग जाए तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। ढूंढाड़ी भाषा को जयपुरी भाषा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढूंढाड़ी भाषा को जयपुरी भाषा भी बोला जाता है। जयपुरी भाषा बोला जाता है मतलब ये कहाँ बोली जाएगी दोस्तों? जयपुर और सवाई माधोपुर वाले इलाके में ये भाषा सर्वाधिक रूप से बोली जाएगी। जयपुर और सवाई माधोपुर में ये भाषा बोली जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? दोस्तों यहां पर संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का इतिहास, यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा से संबंधित है। तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा और हिंदी के विकास हेतु निर्देश किस संविधान के अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों यहां पर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा से संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद कहां से दिए गए? अनुच्छेद 351 से लेकर 351 को आप चेंज कर सकते हैं, 351 लास्ट है, 343 से 351 तक। क्लियर है? कहां तक याद रखेंगे आप? 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। अब दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा सबसे पहला अनुच्छेद है दोस्तों 343(1) में दी गई है। क्लियर है? उच्चतम न्यायालय की भाषा यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा दोनों ही अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 348 के अंदर। हिंदी के विकास हेतु निर्देश पूछ लिया जाए तो दोस्तों 351 के अंदर जो अंतिम अनुच्छेद है उसके अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो 351 में क्या किया गया है? हिंदी के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। क्लियर है? हिंदी के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों अभी जस्ट 14वें नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि 343 से 351 तक आपके पास राजभाषा संबंधी अनुच्छेद दिए गए हैं। राजभाषा संबंधी अनुच्छेद। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं दोस्तों कि क्या आंसर आ जाएगा? 343 से 351, यहां पर भी यही लिखा है, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली जो है ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। तो दोस्तों ब्रजभाषा आपको पता है राजभाषा नहीं है, क्योंकि राजभाषा हिंदी है हमारी। तकनीकी भाषा के रूप में टेक्निकल लैंग्वेज अपन हिंदी का यूज़ नहीं करते हैं, कंप्यूटर वगैरह में करते हैं क्या तकनीकी भाषा का प्रयोग? ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रभाषा हो नहीं सकती क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। काव्य भाषा इसका आंसर हो जाएगा। काव्य भाषा वो भाषा होती है जिसमें सर्वाधिक साहित्य की रचना होती है। जिसमें साहित्य की रचना होती है उसे क्या बोलते हैं? काव्य रचना की भाषा को ही काव्य भाषा कहते हैं। तो दोस्तों काव्य भाषा ब्रजभाषा है, क्योंकि ब्रजभाषा दोस्तों ब्रजभाषा के प्रमुख कवि आपको पता है कौन है? सूरदास है। ये प्रमुख कवि की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों कि प्रमुख कवि क्या है? सूरदास है, जिन्होंने सुरसागर की रचना करी। तो इस वजह से काव्य भाषा, और दोस्तों उस समय तत्कालीन समय में 90% से अधिक काव्य रचना जो है ब्रजभाषा में हुई है। तो इसके और भी कवि हैं दोस्तों, नंददास, केशवदास, ये सारे भी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? साहित्य की रचना नहीं होती है दोस्तों। राष्ट्रभाषा में साहित्य की रचना हो सकती है,
उपभाषा, राजभाषा और बोली। अब आप बताइए, मैंने आपको बताया था, अभी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर इस टाइप से सर्कल के अंदर सर्कल बना के समझाया था, तो यहाँ पर बोली था दोस्तों। बोली का क्षेत्र दोस्तों कम होता है, बहुत अल्प क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें कोई भी साहित्य रचना दोस्तों नहीं होती है। इसके बाद कई सारी बोलियों से फिर बड़ा क्षेत्र जो होता है वो होता है उपभाषा। उपभाषा में साहित्य की रचना की शुरुआत होने लगती है और इसमें साहित्य रचना होती है। फिर आता है दोस्तों भाषा, और भाषा आपको पता है एक डेवलप लैंग्वेज है जिसके अंदर साहित्य रचना सब कुछ होता है। तो यहां पर राष्ट्रभाषा, उपभाषा, राजभाषा और बोली में सबसे आपका आंसर सही हो जाएगा बोली। बोली के अंदर दोस्तों साहित्य की रचना नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। मैं एक फिर से आपको रिवाइज करा दूं तो सबसे पहले आपको मैंने इस टाइप से बताया था कि वैदिक संस्कृत, दूसरा बताया था आपको लौकिक संस्कृत, तीसरा बताया था आपको पाली भाषा जो गौतम बुद्ध की, फिर आपके पास आएगा प्राकृत, फिर आपके पास आएगा अपभ्रंश और एक ट्रांजिटरी या संक्रमणकालीन लैंग्वेज मैंने अवहट्ट भी बताई थी, कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा अवहट्ट, और उसके बाद आधुनिक हिंदी शुरू हुई है। तो दोस्तों शुरुआत, प्राचीन शुरुआत कहाँ से हुई है? वैदिक संस्कृत से हुई है, तो आप वैदिक संस्कृत आंसर कर लेंगे। और पूछा जाए कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से, हिंदी किस भाषा से जन्मी है, तो अपभ्रंश से जन्मी है, और अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं है तो अवहट्ट भी हो सकता है आपका आंसर, जो भी हो। अवहट्ट एक संक्रमणकालीन है जो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की है, इस कारण इसे अपन गिनते नहीं है इतना। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। क्वेश्चन आपको दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि हिंदी का उद्गम और विकास के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा आपका? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई यानी कि किस भाषा में लिखा हुआ है? ऑप्शन है आपके पास अवधी, भोजपुरी, ब्रिजभाषा और खड़ी बोली। दोस्तों इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको कुछ कवियों के नाम गिनाए थे कि जो ब्रज भाषा है उसके कवि कौन कौन से हैं। आपको उसमें सबसे प्रमुख कवि मैंने सूरदास जी बताए थे, नंददास जी बताए थे, केशवदास जी बताए थे। उसमें एक और कवि आप बिहारी को जोड़ सकते हैं। बिहारी ने भी किस में रचना करी है? ब्रज भाषा में रचना करी है। बिहारी की प्रमुख भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, जिसमें इन्होंने बिहारी सतसई एक ग्रंथ की रचना करी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध जो है दोस्तों वो किससे है? ठीक है, सिंधी भाषा का संबंध, एक सेकेंड, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है पैशाची, ब्राचड़, मगही और शोरसेनी। दोस्तों ये सारे अपभ्रंश के ही रूप हैं। ये जो चारों रूप हैं ये अपभ्रंश के ही रूप हैं। पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, मगही अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश। दोस्तों यहां पर अगर आपका आंसर आपको लगाना हो तो आप कौन सा लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखो पेशाची अपभ्रंश की बात करी जाए तो पेशाची अपभ्रंश में जो है लहंदा और पंजाबी, ये 2 भाषाएं आती हैं। आपको पता है पंजाबी तो पंजाब की है और लहंदा जो है वो पाकिस्तान की है। तो ये सिंध वाले इलाके में, पाकिस्तान वाले जो इलाके में ये पेशाची अपभ्रंश है। ब्राचड़ की बात की जाए दोस्तों तो ब्राचड़ आपके पास सिंधी भाषा बनी है। ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी है? सिंधी भाषा। मगही अपभ्रंश की बात की जाए तो मगही का दोस्तों अभी बताया था मैंने कि बिहार क्षेत्र में बोली जाने वाली, और ये बिहार की एक उपभाषा है मगही, भोजपुरी बताया था आपको, और बिहारी उपभ्रंश से, मगही से। और इसके अलावा दोस्तों शोरसेनी की बात की जाए तो शोरसेनी के अंदर आपको पता है हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये सारी भाषाएं कहाँ से बनी है? ये शोरसेनी अपभ्रंश से बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? दोस्तों अगर मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जाए तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी पद्मावत, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है आप जानते हैं। तो पद्मावत इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, किस भाषा में करी थी उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके पास अरबी फारसी, मागधी, अवधी और ब्रज भाषा। दोस्तों ब्रज भाषा, अवधी, मागधी और अरबी फारसी ये आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवधी। अवधी भाषा में
दोस्तों अवधी भाषा के अगर प्रमुख कवि की बात की जाए, प्रमुख कवि की, तो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी क्या है, प्रमुख कवि हैं अवधी भाषा के। लेकिन तुलसीदास जी ने दोस्तों ब्रज भाषा में भी अपने 2 ग्रंथ लिखे हैं, जिसे कवितावली और विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, बाकी सारी उनकी जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में है। प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। और इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना जो है किस में करी थी दोस्तों, ये अवधी भाषा में करी थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 22वें का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सी वाला, यानी कि अवधी भाषा आ जाएगी। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो सुरसागर किसकी रचना है। नाम से ही लग रहा है सुरसागर किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज पूछा गया है कि ये रचनाकार कौन है इसके, सुरसागर के सूरदास जी। ऑप्शन है आपके पास किस भाषा की कृति है, तो खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, अवधी और पंजाबी। तो दोस्तों सुरसागर पंजाबी में तो होगा नहीं। खड़ी बोली जिसको अपन हिंदी बोलते हैं दोस्तों, खड़ी बोली के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो जो खड़ी बोली है दोस्तों, इसको ही अपन आधुनिक हिंदी में परिवर्तित किया गया है, यही आधुनिक हिंदी है। और खड़ी बोली का नाम क्या है, कोरवी। कौन सी है, कोरवी हिंदी जो है खड़ी बोली हिंदी के नाम से जानी जाती है। तो खड़ी बोली होगा नहीं। अब बचे ब्रज भाषा और अवधी। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन है, सूरदास जी हैं। प्रमुख कवि अगर सूरदास जी है दोस्तों, तो वो रचना काय में करेंगे, ब्रज भाषा में ही करेंगे। तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा में किसकी रचना करी है, सुरसागर की रचना करी है। क्लियर है, सुरसागर की रचना उन्होंने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है। ऑप्शन है मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज। दोस्तों ये मेवाती हुई, कन्नौजी हुई, ये ब्रज हुई, ये तो क्या है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं। मतलब पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। लेकिन जो भोजपुरी है दोस्तों, ये आपको पता है कि 3 भाषाएं जो बताई थी आपको, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी आती हैं, फिर से बता देता हूं मैं। एक हो जाएगा आपके पास भोजपुरी, दूसरा हो जाएगा आपके पास मगही, और एक और बताया था आपको मैथिली। मैथिली कोकिल विद्यापति को जाना जाता है, याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो भोजपुरी जो है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, बिहार की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आमिर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था। मतलब हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था, ऐसा क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी, हिंदवी, उर्दू और भाषा। दोस्तों ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, हिंदवी इसका आंसर हो जाएगा। आमिर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है, हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य दोस्तों, आपको मैंने बताया था, मैं फिर से वो रिपीट नहीं करूंगा। आपको बताया था मैंने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, यहां पर बताया था मैंने अपभ्रंश, फिर बताया था अवहट्ट, और उसके बाद बताया था हिंदी। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर कि ये किस हिसाब से काम करते हैं। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य। देखो परिनिष्ठित का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, परिनिष्ठित का मतलब हो जाएगा, परिनिष्ठित का मतलब आपको बताया था स्टैंडर्ड लैंग्वेज, या फिर जिसे मानक लैंग्वेज भी कहा था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, मानक भाषा भी कहा था। तो परिनिष्ठित लैंग्वेज होती है दोस्तों जो सभ्य लोगों के द्वारा, शिष्ट लोगों के द्वारा बोली जाती है। और अवहट्ट का मतलब ही क्या है दोस्तों, ठेठ भाषा या ग्रामीण भाषा। तो दोस्तों परिनिष्ठित वाला तो आंसर आपका होगा नहीं, तो आप बी और सी ऑप्शन को हटा सकते हैं। फिर दोस्तों आपके पास ऑप्शन है प्राकृत, तो प्राकृत होगा नहीं। प्राकृत दोस्तों अपभ्रंश के भी ऊपर है, तो ये प्राकृत वाले दोनों आंसर हटा सकते हैं। मतलब ये 3 ऑप्शन आपके पास खारिज हो गए। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट का मतलब ही जो है संक्रमणकालीन, मतलब अपभ्रंश और हिंदी के बीच में जो मिक्सित लैंग्वेज थी, मतलब परिनिष्ठित नहीं, मिक्स लैंग्वेज जो थी, थोड़ी सी संक्रमणकालीन जो लैंग्वेज थी, उसे ग्रामीण लैंग्वेज के हिसाब से ऑप्शन से कर लेंगे। और है कौन सी भाषा, ये अपभ्रंश है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। आई होप कि इस टाइप से आपको ऑप्शन जो काटने हैं समझ में आते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, ये दोस्तों आप बता सकते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसको। आपको पता है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली लास्ट में नहीं आएगी। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। दोस्तों अपभ्रंश हिंदी के जस्ट पहले आती है, तो ये नहीं आएगी। हिंदी के बाद पाली नहीं, पाली के बाद अपभ्रंश और हिंदी आई है, तो ये भी नहीं आएगा। आपके पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी और खड़ी बोली। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका, आप बता सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा।
अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से पढ़ा है तो मैंने आपको 28 की जगह पर अभी तक दोस्तों कम से कम 50 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, क्योंकि मैं बीच में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आया होगा। तो बताइए अभी कुछ किसी क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्तमान हिंदी है ये कहाँ से बनी है, खड़ी बोली से बनी है, और इस खड़ी बोली को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, कोरवी हिंदी। क्या बोलते हैं, कोरवी हिंदी बोलते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल कौन सा था। दोस्तों 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन सा था, ऑप्शन है नागपुर, मॉरिशस, लंदन और न्यूयॉर्क। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, दोस्तों 10 से 12 जनवरी 1975, ये याद होना चाहिए दोस्तों, ये आपको 1975 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, ये भारत में ही हुआ था। उसके बाद दोस्तों 10वां हिंदी सम्मेलन की बात करूं मैं, 10वां हिंदी सम्मेलन, तो 10वां हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 10 से 12 सितंबर 2015। कब हुआ था, 2015, ये हुआ था भोपाल में। यहां से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए समझा रहा हूं मैं। और फिर दोस्तों 11वां आपको पता है जो क्वेश्चन में दिया गया है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था, लेकिन ये हुआ कहां था इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन आपके काम का है कि पहला कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। यहां से एक क्वेश्चन बनता है 10 जनवरी 1975, मतलब 10 जनवरी जो है दोस्तों, इसको अलग से आप लिख लीजिएगा। 10 जनवरी जो है, 10 जनवरी को क्या होता है, 10 जनवरी को अपन मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन से क्या शुरुआत हुई थी, विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन मनाने की शुरुआत हुई थी, विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने की शुरुआत हुई थी। इस कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको मैंने हिंदी दिवस, जो भारत का हिंदी दिवस है, वो बताया था 14 सितंबर, क्योंकि इस दिन क्या है, राजभाषा के रूप में भारत को संविधान में स्वीकृत किया गया था। 10वां पूछ लिया जाए जो कि भारत में हुआ था, इसलिए मैंने इसको लिखवाया है कि 3 बार भारत में हुए, 2 ही बार भारत में हुए, पहला और 10वां, तो ये भोपाल में हो जाएगा 10 सितंबर। अब 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, मॉरिशस में हुआ था, लुईपोर्ट मॉरिशस में ये हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से, तो ये आपके पास आप मुझे बता देंगे तो क्या हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और अगला जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं, इसका सेकंड पार्ट जब भी आएगा, जिसमें दोस्तों विश्व हिंदी भाषा का इतिहास है, ये भी क्लियर नहीं हुआ है, इसमें 3 वीडियो के आसपास लगेंगे कवर होने में। तो पहला वीडियो आज का अपन ने क्लियर कर लिया, अब दूसरा वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, हिंदी भाषा के इतिहास का, तो वहां पर फिर तीसरा आएगा। उसके बाद दोस्तों अपन सेकेंड जो टॉपिक है अपना वर्णमाला, वहां से क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, वहां से अपन वीडियो बनाएंगे। तो आपके लिए एक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है होमवर्क के लिए, कि मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैंने टाइप नहीं किया है, लिखिए। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं या फिर मैं आपको लिख कर बता देता हूं यहां पर, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास खड़ी बोली का, यहां लिख देता हूं मैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, या फिर आप इसमें ऑप्शन रहने देते हैं, आप खुद ही इसको बताना, आपको याद हो तो बता सकते हैं, या फिर आप कहीं से पता करके भी ऑप्शन में कमेंट में आप बता सकते हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। जब भी मैं अगला जो है वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर अगला वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, शायद कल ही अपलोड हो जाएगा, तो उसमें मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, तब तक आप इसमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इसका
उसका लिंक जो है पीडीएफ मिल जाए। और पीडीएफ दोस्तों ये 3 वीडियो मैंने जैसा बताया था कि इस चैप्टर के 3 वीडियो बनेंगे, इन तीनों वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एक ही पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए ये 3 वीडियो खत्म होते ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भिजवा दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विथ नील नाम से वहां पर इंस्टाग्राम चैनल भी है, या फिर आप नील_चारण166 से भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।